Hi guys, so today's topic is autism, and today I'm going to tell you what is autism, what causes autism, what are the risk factors involved with autism, how you can treat autism, what are the types of autism, what are the symptoms, what is the diagnosis, and how you can know if your child has autism or not. So first of all, I'm going to talk about what is autism. So autism is also known as ASD, which is autism spectrum disorder. So it is a neurological disorder and autism affects normal functioning of the brain. इसका मतलब है कि जो बच्चा होता है उसका जो मोटर कोऑर्डिनेशन होगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा, वो वीक हो जाता है। सोशल स्किल्स बच्चे के वीक होते हैं, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, दैट मीन्स आईक्यू उसका नॉर्मल बच्चे जितना नहीं होता। फिजिकल हेल्थ पे, इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चे पे असर आता है। और जनरली दिस डेवलप्स बिफोर एज 3, दैट मीन्स आप इसको पहले ही चेक करवा सकते हैं कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ हैविंग ऑटिज़म और नॉट। सो अब बात आती है कि इसका कॉज क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, सो सबसे पहले जेनेटिक्स इसके पीछे एक रीज़न होता है, और ये इनहेरिट भी हो सकता है या फिर एकदम से भी आ सकता है कि पहले नहीं था बट अब आ गया है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, एयर पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ गए, उस वजह से भी ऑटिज़म बच्चे में आ सकता है। एंड बेसिकली दिस इज़ एन एबनॉर्मलिटी इन ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनिंग में। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सो इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ देन गर्ल्स। फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू मैरी समवन, यू शुड आस्क देम इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीपल हु हैव डिसऑर्डर्स, और या फिर कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम। और अगर बाकी डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरियोसिस, ट्यूरोट सिंड्रोम या एपिलिप्सी, तो भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर पेरेंट्स की एज काफ़ी ज़्यादा होती है जिस टाइम पे उन्होंने कंसीव करा होता है, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और ऑटिज़म होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटिज़म। सो फर्स्ट इज़ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जो कि मैंने बताया। सेकंड इज़ एस्पेरगस सिंड्रोम। So Asperger's syndrome is a form of autism spectrum disorder and it is also a developmental disorder. और जिन बच्चों को एस्पर्गर सिंड्रोम होता है, दे हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम इन रिलेटिंग टू अदर्स सोशली एंड देयर बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न इज़ रिजिड एंड रिपीटेटिव। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अगर किसी को ये एस्पर्गर सिंड्रोम है। सो मोस्टली सेम ही है। इंटेलेक्चुअली आर्टिस्टिक इंटरेस्ट उनका थोड़ा सा ज़्यादा होगा या हटके होगा, स्पीच में प्रॉब्लम होगा, मोटर डेवलप उनका डिले होगा, सोशल स्किल्स बहुत पुअर होंगे और सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा जो आपका रेट्स डिसऑर्डर होता है, सो रेट्स डिसऑर्डर या सिंड्रोम इज़ अ रेयर जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है आपका ब्रेन जिस हिसाब से डेवलप हुआ है उसको, जिसकी वजह से जो आपका मोटर स्किल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और स्पीच में भी लॉस होता है। और ये वाला जो आपका रेट सिंड्रोम है ये मोस्टली गर्ल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। So in this disorder, it is a condition in which children develop normally through the age 3 to 4। और उसके बाद में क्या होता है, कुछ महीने बाद में दे लूज द लैंग्वेज, मोटर, सोशल एंड अदर स्किल्स विच दे हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या होंगे ऑटिज़म में अगर कोई बच्चा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। जो ऑटिज़म का बच्चा होगा उसका जो बेसिक क्वालिटी या सिम्टम कहें, दैट विल बी बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन बच्चे का ज़ीरो होगा। ठीक है, सो हाउ यू कैन जज इफ़ अ चाइल्ड हैज़ ज़ीरो interaction or is not interested in communicating with others? The child will be having poor eye contact. He won't respond to any of the instructions you will give him or whatever is happening around him. The child will be resistant in cuddling and holding. The child will prefer to play alone. Okay, अब बारी आती है लैंग्वेज की। सो लैंग्वेज जो बच्चे का होगा दैट विल बी डिलेड स्पीच टू नो स्पीच, लूजेस प्रीवियस एबिलिटी टू से वर्ड्स। जो मैंने आपको ये चाइल्ड डिस इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर का एक सिम्टम बताया था, साइन बताया था, वही इसकी बात हो रही है। जो पहले बच्चा बोलना सीख गया होगा, ऑफकोर्स ऐसा होता है नॉर्मली, बच्चा बोलना सीख जाता है एक बारी तो फिर वो नहीं भूलता, बट यहाँ पे जो बच्चा पहले वर्ड बोला होगा या लेटर बोला होगा, सेंटेंसेस बोल रहा होगा, वो भूल जाएगा। ठीक है, एंड द चाइल्ड में रिपीट सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहेवियर की। सो बिहेवियर विल बी रेपिटेटिव मूवमेंट्स, बहुत सारे रेपिटेटिव मूवमेंट्स आपको उसके देखने को मिलेंगे। द चाइल्ड विल डेवलप रूटीन्स या रिचुअल्स एंड
becomes disturbed at slightest changes. ठीक है, so the child would love to have a routine, और if the routine is hindered or changed, उनको अच्छा नहीं लगेगा, और they might get irritated or agitated. The child will be sensitive to light, sound and touch and can cause themselves self harm. So these are the symptoms of a child with autism. यहाँ पे एक बार आप देखिए कि ऑटिज़म वर्ड आया कहाँ से था. सो द टर्म ऑटिज़म वॉज फर्स्ट यूज बाय साइकियाट्रिस्ट यूजीन इन 1908, और उन्होंने इस टर्म को जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया था. द टर्म ऑटोज इन ग्रीक मीन्स सेल्फ, और जो ऑटिज़म वर्ड था दैट वाज यूज्ड बाय यूजीन टू मीन मॉबिड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विड्रॉल विद इन सेल्फ. ठीक है, सो खुद से ही थोड़ा सा जो विड्रॉल हो, ऐसे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये टर्म यूज़ करा था. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटिज़म. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म. सो इसका डायग्नोस करने के लिए आपको सीधा सीधा ब्रेन का जो स्कैन होता है हमारा स्कैन, आपको वो करना होगा, सो एज़ टू चेक जो न्यूरोलॉजिकल या स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है या फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है. ठीक है, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को सीधा अफेक्ट करता है. सो आपको ब्रेन का एमआरआई स्कैन करना होगा. उसके अलावा सिटी स्कैन, पेट स्कैन, SPECT स्कैन, ये सब आप भी करवा सकते हो. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं. सो ट्रीटमेंट क्या है इसका. अगर आप डायग्नोस कर लेते हो, सिम्टम समझ आ गए, टाइप पता लग गया कौन सा है, तो ट्रीटमेंट क्या है इसका. सो द ट्रीटमेंट इज़, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो एग्जैक्ट क्योर फॉर ऑटिज़म, बट ऑफकोर्स द सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड. और क्योंकि हमको ये 3 साल के बच्चे में पता लग जाता है कि उसको ऑटिज़म है, तो हम उसको तभी से ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें जो बच्चे के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा एडवर्स ना हो, सिचुएशन ज़्यादा अफेक्ट ना करे बच्चे को. सो आप सिम्टम्स कैसे मैनेज कर सकते हो. यू कैन मैनेज द सिम्टम्स बाय गिविंग द चाइल्ड बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन थेरेपी, medical and dietary therapy, occupational and physical therapy, and complementary therapy which can be via music and art. अब इस सब का मतलब क्या है. सो बिहेवियर थेरेपी, अगर एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है, बिहेवियर थेरेपी में आप बच्चे को एक काम एनवायरनमेंट दे सकते हो जहाँ पे अगर बच्चे को, जैसे कि मैंने सिम्टम में बताया था कि इफ़ द चाइल्ड इज सेंसिटिव टू लाइट, साउंड एंड टच, आप उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो जहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा ना हो और एक शांत माहौल हो, और जहाँ पे बच्चा अपने आप आराम से रह सकता है. इसके अलावा इफ़ इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, सो यहाँ पे मोस्टली क्लासेस में ऐसा होता है कि जिस बच्चे की बारी है उसको बोलना है, व्हेन द टीचर इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस द चाइल्ड हैज़ टू लिसन. बट जो बच्चा ऑटिस्टिक है उनका अपना पेस होता है, दे विल गिव आंसर व्हेन दे फील, और या फिर जब उनको समझ आ रहा है कि सामने हो क्या रहा है तभी. तो ऐसे में उनके लिए कम्युनिकेशन थेरेपी भी बेहतर रहेगी. आपको पेशेंटली बच्चे की बात सुननी होगी, और ये आपका क्वेश्चन पूछने पे ज़रूरी नहीं कि जवाब दे देगा. मे बी बच्चा 10 मिनट बाद आपको जवाब दे, या मे बी बच्चा आपसे पहले इंटरेक्ट करना पसंद ना करे, क्योंकि ऑफ कोर्स सिम्टम्स में ये भी है कि बच्चा एकदम से आपके पास में नहीं आएगा या फिर बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो आपको उसको टाइम देना होगा, और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको उसको एक रूम प्रोवाइड कर सकते हो. स्पेशली एबल्ड बच्चों को आप दे सकते हो, या फिर जो डिसऑर्डर है बच्चों को उनको दे सकते हो. ठीक है, अब आती है बारी हाउ टू नो इफ़ योर चाइल्ड हैज़ ऑटिज़म और नॉट. सो ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिम्टम्स, बट स्टिल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट 3 years ऑफ चाइल्ड्स बर्थ. ठीक है, सो इफ़ द बेबी इज़ नॉट मिमिकिंग साउंड्स और द बेबी इज़ नॉट मिमिकिंग द फेशियल एक्सप्रेशंस until 9 months, that means there is something that you need to justify your test. और देन if the child is not babbling या cooing 12 month तक आपको चेक करना होगा. Not making eye contacts with you, oversensitive to light, noise or temperature, may have sleeping या digestive problems, and overemphasizes on placing an object in certain orders. ठीक है, सो अगर बच्चा इनमें से कुछ भी ऐसा करता है, ऐसे नहीं कि अगर बच्चा आपको देख नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब उसको ऑटिज़म है, ऐसा नहीं है. ये जो सारे डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें सिर्फ एक सिम्टम एक वैलिड प्रूफ नहीं होता है. आपको ऑब्जर्व करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 10 सिम्टम्स जो आपको किसी एक डिसऑर्डर की तरफ इशारा देते हैं. एंड मेयर ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी अ वैलिड स्टेटमेंट दैट द चाइल्ड हैज़ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, बट ऑब्जर्वेशन के बाद में आप उसको असेस करवा सकते हो, आप बच्चे का टेस्ट करवा सकते हो. जैसे कि यहाँ पे इसमें डायग्नोसिस में स्कैन लिखा हुआ है, एंड ओनली देन यू कैन बी श्योर दैट द चाइल्ड हैज़ स्पेसिफिक डिसऑर्डर.
सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ऑटिज्म एंड हाउ यू कैन टैकल इट. सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सम अनदर डिसऑर्डर. बाय गाइस.